शिल्पा की आदतें ठीक नहीं थी। वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में। उसकी इस आदत से सभी परेशान रहते। बहन, घर पर मेहमान आए हैं और शक्कर खत्म है, थोड़ी शक्कर दे दो, मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। अरे शिखा बहन, तुम तो माफी करे, जब देखो तुम्हारे घर में कुछ न कुछ खत्म ही रहता है। अरे शिल्पा, चिल्ला क्यों रही हो? कहा ना घर में मेहमान बैठे हैं, सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन ले, तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी। अच्छा शिल्पा, ना दो शक्कर, लेकिन बात तो अच्छे से करो। एक कटोरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। शिल्पा बड़बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है। माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं, जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं। अब घंटी बजे तो दरवाजा ना खोलना। पता नहीं माँ की ये आदत कैसे बदलेगी, किसी को कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं। शिल्पा की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन शिल्पा के दरवाजे सब्जी वाला आया। सुनो भैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ 1 किलो प्याज दे दो। जी बहन जी। वो एक एक कर सारा सामान पैक कर देता है। कितने पैसे दूं? 220 रुपए पूरे। अरे इतना महंगा नहीं। हाँ, मैं तो सिर्फ 150 दूंगी। नहीं, पैसे तो पूरे लूंगा, नहीं तो सब्जी वापस कर दो। ऐसे कैसे वापस कर दूंगी? मैं तो एक भी सब्जी वापस नहीं करूंगी। और हाँ, रही बात पैसों की, तो लेना है तो 150 ले लो, वरना मेरे मोहल्ले में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ। अरे नहीं बहन, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो। पकड़ो ये 150 और दफा हो जाओ। शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी। शिल्पा, तूने तो हद कर दी। बेचारा गरीब आदमी, उसका तो गुजारा ही इसी से होता है। बोलने से पहले सोचा कर बेटा। माँ, आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का खेल नहीं। और वैसे भी इतनी महंगी सब्जी थोड़ी ना होती है। आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है, लेकिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है ना। शिल्पा की सास ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं। शिल्पा की बेटी शिल्पा की ये सारी बातें सुन रही होती है। शिल्पा की बेटी एक दिन माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, जरा यहाँ तो आना। ओहो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो ऐसे बेटा? हुआ क्या? ये देखिए मेरी स्कूल की ड्रेस कितनी गंदी हो गई है, इसे कौन धोएगा? लेकिन ये तो साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है। माँ, ये ड्रेस इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन ही नहीं सकती। चलो, मुझे बाजार से नई दिलाओ। शिल्पा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है। शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, ये क्या सब्जी बनाई है? ऐसे भी कोई सब्जी बनाता है? शिल्पा सास की इस हरकत से सख्ते में आ जाती है। अरे माँ को तो मैं जो बना दूं उन्हें वो पसंद आ जाता था, फिर आज वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है। अरे शिल्पा, ये क्या है? क्या हुआ आपको? ये मेरी अलमारी पूरी अस्त व्यस्त है, तुमसे कोई काम नहीं होता है। सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो। अरे मैंने तो सारी अलमारी साफ रखी है। इसे तुम साफ कहती हो? ये तो पूरा कूड़ादान लग रही है। शिल्पा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां उसका पति, सास और बेटी आ जाते हैं। शिल्पा उन लोगों को देखकर और जोर जोर से रोने लगती है।
कि तभी उसकी सास उससे कहती है, क्या हुआ? यहाँ बैठकर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी? माँ, पहले आप बताएं, आप लोगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है। मैं समझी नहीं। माँ, आज घर वालों ने आपसे बुरा व्यवहार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे इस तरह से बात करे। सही कहा शिल्पा, जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हारे अपने हैं, फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा। लेकिन सोचो, जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवहार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा। हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझ गई, मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया। लेकिन जिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवहार करती आई, वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे। मैं वादा करती हूँ, आज से ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी। सीख, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपेक्षा करते हैं। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे, ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा, ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ। इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है। और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता।
चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस लॉकडाउन खत्म होते ही चट मंगी पट शादी। उससे पहले घर में बात तो कर लो। अरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे। अमर की बात सुन रश्मि खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है, जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है। अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खत्म भी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं। अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। बेटा, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन बहू को बोल देना इस घर में हुक्म मेरा ही चलेगा, इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें। माँ, रश्मि को यहाँ सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए, पैसा या राज नहीं। बेटी की बात पर सास मुंह बनाए वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मि को परेशान करना और ताने देना शुरू कर देती है। देखो, ये है आजकल की लड़की, इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती, और यहाँ तो देखो कितनी सीधी सुशील बनकर दिखा रही है। मम्मी, शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मि के डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास
तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं। हाय मेरी माता, इतना बड़ा झूठ! डेटिंग ऐप को इंटरनेट के जरिए मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर ला बिठा दिया। अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वहां न जाने कितने लड़कों से गुलू गुलू करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फंसाने के लिए। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो। डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है, और तुम रश्मि को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं भी तो था उस ऐप पर। पहले उसके लिए माँ से झूठ बोला और अब लड़ाई कर रहा है। सास और अमर की बात सुनकर रश्मि हैरान खड़ी रहती है। अमर, तुमने घर में झूठ क्यों बोला? ये सब देख रही हो ना, इसी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। एक तरफ अमर और रश्मि की ये बात चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सास का नॉन स्टॉप क्लेश सबको परेशान कर देता है। सब एकदम चुप, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कुछ ना सुनाई दे। पति की बात सुन सास चुप होकर वहां से चली जाती है, लेकिन अब वो रश्मि के सिर दुनिया भर के सारे काम डालकर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देती है। मम्मी, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी। उम्मीद है किसी दिन तो आपका गुस्सा शांत होगा और नफरत प्यार में बदलेगी। रश्मि की अच्छाई को उसका नाटक समझकर सास गुस्से के 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और उसी शाम रश्मि को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उसकी बुराइयां करने लगती है। अरे कौशल्या, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले रिश्ते घर परिवार वाले सब देख परख के कराते थे, और अब ये लोग खुद न जाने कहाँ कहाँ मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं। लड़की का कैसा दिन धर्म, कैसा ईमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता, बस प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? आजकल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गए हैं, और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है। अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत, तू ही देख ले, पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू। और पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग ऐप के बारे में बताया, जहाँ लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं, और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है। अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो? ये तो गलत है। न जाने कौन क्या है, कितना झूठ कितना सच है। अरे पर सोचो, जब तुम किसी के बताए रिश्ते को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच झूठ का पता लगा सकती हो? ज़रूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो। अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं, फिर इसमें सिर्फ बच्चे ही गलत कैसे? सहेलियों की बात सुन सास सोच में पड़ जाती है, और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें ना तो वो रश्मि को परेशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है, जिसे देख रश्मि परेशान हो जाती है। मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं। तो मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? नहीं, आपकी शांति उससे ज्यादा परेशान कर रही है। शांति इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं, मेरी सोच है। प्यार तो एक सुंदर एहसास और शादी खूबसूरत साथ है। अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है? इतनी अच्छी बातें मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती। क्या आप भी? का घर ठीक से ही चल रहा था, मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टिके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी साहब, कैसे आना हुआ? बताया नहीं हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। बड़ी आई, कैसे आना हुआ?
मेरे पति का मकान है ये। और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, हैं? और ये क्या पहना है? न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू। इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहां मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुआ नहीं कमाना शुरू किए, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता न कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना। दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहां पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है। पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी दादी मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है, कार में बैठ नहीं पाती। पता नहीं बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं। देख यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी? यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी? इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा? क्या हो जाता है आपको रह रहकर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं। मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी। साफ साफ बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं। बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था। और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, कैसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी सा छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं? सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं। क्यों ससुर जी, बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा। 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी सा, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में। क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। मीना बहू, चलो दादी सास आई है, यह नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करे। अरे माँ, तू भी किन लोगों की बात में आ रही है? चल मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ससुर अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों बैठकर वैसे ही पंचायत शुरू कर देते हैं जैसे कोई बहू अपनी माँ से सास की बुराई कर रही हो। देख मंगलू, गलती तो तेरी ही है जो तूने घर की जनानियों को काम के लिए बाहर निकाला। दूसरे तेरे पापा को देखा था, कभी मुझसे फालतू बोलते। अरे मरते दम तक तेरा बाप मेरी मुट्ठी में रहा है, यही सिखाया था मैंने तुझे। क्या बोलूं माँ, जब से ये मीना बहू घर आई है ना, इसने घर का सारा इतिहास भूगोल बदल कर रख दिया है। उस तितली से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तेरी वाली को तो ठीक कर दूं। अरे बहू क्या आ गई, खुद को टाटा अंबानी समझने लगी है। माँ देख, जो भी हो, इस बात को याद रखना कि हमारे घर की परंपरा क्या है। औरतों का औकात में रहना जरूरी है।
अरे बहू के साथ मिलकर माँ ये बहुत उड़ती रहती है। बेटा देख, गलती तो तेरी भी है। क्यों तूने इसे काम करने की छूट दी? मारना भी कम कर दिया है तूने इसे, वरना पहले आती थी तो बहू का कोई ना कोई हिस्सा सूजा हुआ या काला ही दिखता था। देखकर तसल्ली मिलती थी कि तूने कंट्रोल कर रखा है। इस बार तो काला और सूजा छोड़, अच्छी खासी चमकती दिख रही है ये। अब क्या बताऊँ माँ, गलती तो हो गई है। हाँ, वो कार देखकर पिघल गया होगा ना तू। अरे बेटा, औरतों को मुट्ठी में रखा कर। शान की साइकिल ज्यादा अच्छी कुत्ता बनकर कार चलाने से, समझा? मीना का ससुर अपनी माँ की बात को सुन रहा था। बस माँ, जो गलती हो गई मिट्टी डाल उस पर। अब बस तू ना घर पहले जैसा करके जाना। ये सब ना बहू का किया धरा है, समझी? मतलब बहू को ठीक करना है तो बहू को लगाम लगाना होगा। ठीक है। दोनों माँ बेटा बातें करके सो जाते हैं। सोने के बाद अगली सुबह मंगलू की बीवी यानी कि मीना की सास, माँ जी उठिए, ये लीजिए गर्म पानी और ये दादुन। चलिए तो याद रहा तुझे, वरना मैंने तो सोचा था कि बहू के चक्कर में पागल ही हो गई होगी बिल्कुल। अरे बहू के चक्कर में पागल होने का क्या मतलब होता है माँ जी? उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। मैं तो कहती हूँ उसके जैसी मेरी बेटी होती ना तो शायद मैं बहुत पहले जीवन का मतलब समझ चुकी होती। तो दादी सास को समझ में आ जाता है कि सारा मामला मीना पर जाकर ही ठीक होगा। वो सोच लेती है कि अपनी बहू को छोड़कर पहले मीना को सही करना है। फिर अगले रोज, अरे मेरे पोते के पास तो मेरे पास बैठने का वक्त भी नहीं है, हैं? अरे कैसी बात करती है दादी, तेरे लिए तो मैं नौकरी भी छोड़ दूं। नौकरी नहीं, तू ना बीवी छोड़ दे, खुश हो जाऊंगी मैं। नीरज हैरान हो जाता है कि उसने तो मजाक किया था। दादी ये क्या बोल रही है? कैसी बात कर रही हो दादी? मीना ने तो सारा घर संभाला हुआ है। पहले तो घर गिरा जा रहा था ना। तेरी मीना के आने के पहले ना घर में चूल्हा जल रहा था, ना कोई रोटी खा रहा था। क्यों? नीरज को दादी बीवी के खिलाफ खूब कान भरती है। तू सही कह रही है दादी, औरत पैर की जूती और हाथ की मुट्ठी में ही ठीक लगती है। मीना ने ना सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ा, माँ को भी पिताजी की इज्जत करनी छुड़वा दी। अब ठीक बोल रहे हो, घर को बिगाड़ने की मेन जिम्मेदार तो मीना ही है दादी। अभी उसे ठीक किए देता हूँ। तभी वहाँ पिता भी आ जाता है। देख बेटा, तो रोटी कम खाना मंजूर, लेकिन इन औरतों के आगे झुकना मंजूर नहीं। तेरी दादी ने घर की परंपरा बनाकर रखी। मजाल कि मेरा बाप मेरी माँ के सामने कुछ कह लेता। पर पापा, एक बात पूछनी थी। रहने बेटा, तू ना कंफ्यूज है जीवन में, तू ना कंट्रोल कर पाएगा अपनी जनाने को। मंगलू, मेरी तो टिकट ही करा दे गाँव की। तुम लोगों के घर तो मर्दों की कोई इज्जत ही ना है, और ये मेरे घर की परंपरा ना है। मैं चली। अरे ना ना दादी, मैं तो बस देख अब मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ इसे कल। फिर अगले रोज मीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि देख मीना, आज मेरे दफ्तर से कुछ लोग खाने के लिए आ रहे हैं, तो शाम के खाने में। लेकिन आज तो मेरी मीटिंग है, फिर घर आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ? बोला ना शाम को खाना बनाना है तो बनाना है, समझी? मीना को पति की बात अजीब लगती है, पर वो दादी सास के सामने कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा क्या खाना है प्लीज जल्दी से बता दीजिए। पर बेटा तू तो। बहू सास को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन पोते को तो लड़ना था। वो मीना पर जोर से चिल्लाता है। मीना देख, ज्यादा हीरोइन मत बन। आज ऑफिस जा रही है तो जा, लेकिन सुन, तुरंत रिजाइन देकर घर आ जाना। ना मुझे तेरी कमाई चाहिए, ना ही तेरी नसीहत। आज से घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी? अरे कैसे लैंग्वेज बोल रहे हो? ये तुम्हारी बोली नहीं है। कौन सिखा रहा है तुम्हें? तभी दादी सास आ जाती है। क्या बोलना चाह रही है बहू? मैं मुन्ने के कान भर रही हूँ, हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, वरना हम लोगों का घर अच्छे से चल रहा था। सभी मिलजुल कर एक दूसरे को इज्जत देकर रह रहे थे। लेकिन अब तभी मीना को उसका पति जोर से डांटता है।
सास बेटी बहू की लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देख नीरज, बहू को डांटना या फिर बहू के साथ गलत व्यवहार, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वाह रे वाह, सारी जिंदगी जो पति की डांट और मार खाती रही, अब बहू को थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, गुस्सा आ गया। हाँ माँ, क्या हो गया? मैंने तो मीना को कहा कि देख नीरज, मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा तू। ये माँ ही होती है जो अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाती है, लेकिन कोई औरत अपने बेटे से बहू को मारना या डांटना सिखाए तो ये शर्म की बात है। मैं नहीं चाहती कि तू औरतों की इज्जत ना करे, जबकि मैं खुद एक औरत हूँ। दादी सास बहू की बात सुनकर शर्म से सर नीचे कर लेती है। सच कहा सासू माँ, एक रानी ही अपने बेटे को राजकुमार की तरह पालती है जो दूसरी औरतों का सम्मान करे। काश दादी सास भी पिताजी को अच्छे संस्कार दे पाती। मीना की बात सुनकर दादी सास उन लोगों से माफी मांगती है। मैं समझ गई बहू, औरतों की बेइज्जती करने को घर की परंपरा समझती थी, झूठी शान समझती थी। वो सब गलत है। औरतों की इज्जत से घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। मुझे माफ कर दो। मीना याद है ना आपको, जिसके ससुराल में ससुर और पति कैसे उसका और उसकी सास का अपमान किया करते थे? वैसे तो मीना को नौकरी की इजाजत मिल गई थी, लेकिन मीना ये क्या है? खाना अभी तक नहीं बना। कब से मैं यहाँ बैठा हूँ कि नाश्ता कर लूँ? बस 2 मिनट, वो ऑफिस की ईमेल करनी है। तभी ससुर जी आ जाते हैं। मैं ना कहता था, जिस दिन ये फीमेल ईमेल करने लगेगी घर नहीं चलने वाला। तभी सास हाथ में नाश्ते की प्लेट ले आती है। ये लो, सभी उपमा खाओ। गर्मा गर्म स्वादिष्ट उपमा देखकर, वाह माँ जी, 2 मिनट में ये कमाल, क्या बात है। वो आता है ना रेडी टू ईट वाला पैकेट, वही बनाया है। स्वाद बता बहू कैसा है। कल तक जो बीवी पति के नाम से ही कांपती थी, बहू के आ जाने के बाद कैसे उड़ रही है, ये देखकर ससुर जी को आ जाता है गुस्सा। हाँ, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, या तेरा बाप दे जा रहा है जो बैठे बैठे पैसे खर्च कर रही है। अरे जरा शरीर चला लिया कर, वरना पता है ना जब मेरा हाथ पड़ेगा तो कैसे काम करती है तू। बहू बेटे के सामने खुद का अपमान सास बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई कमरे में चली जाती है। क्या पापा, क्या जरूरत थी माँ से ऐसे बात करने की? सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब जब खाना आया तो रुला दिया आपने। चलिए देखते हैं माँ कहाँ गई। मेरी जूती भी ना जाए उस पागल औरत को देखने। अरे क्या गलत कहा मैंने? बस यही ना कि भाई पैसे बचाओ। अरे कमाने बाहर निकले ना तब पता चले कि कैसे हड्डी गल जाती है। बात तो सही कह रहे हैं पिताजी, माँ को तो बस पैसे उड़ाना आता है। अरे पर माँ ने तो सबके लिए नाश्ता ही बनाया था ना, कौन सा खुद के लिए गहने खरीदे थे। खैर, बहू समझ जाती है कि सारा मामला कमाई का ही है, क्योंकि सास कुछ करती नहीं, कुछ कमाती नहीं, तो ससुर जी उन पर हावी रहते हैं। फिर क्या था, अब थी बारी बहू की। माँ जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं उपमा लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खा लेते हैं। सास कमरा खोल देती है। सामने खड़ी होती है बहू, हाथ में उपमा की प्लेट लेकर। बहू सास की सूजी आंख देखकर समझ जाती है कि मामला गड़बड़ है। वो बात पलटते हुए कहती है, माँ जी वो आपकी काली साड़ी पर काला ब्लाउज है ना, वो प्लीज मुझे दीजिए। मुझे कल ना काली साड़ी पहनी, लेकिन कोई ब्लाउज ही नहीं है। सास बहू की बात में अपना गम भूल जाती है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया था। चल अभी निकाल कर देती हूँ तुझे। सास बहू को ब्लाउज निकाल कर दे देती है। फिर अगले रोज, माँ जी आज तो ऑफिस में कमाल ही हो गया। पता है क्या, सारी सहेलियों ने घेर लिया, पूछ रही थी ब्लाउज कहाँ से खरीदा। मैंने भी बोल दिया मेरी सास ने सिलाया, वो भी खुद डिजाइन करके। ये तो वही बात हो गई कि झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर गई। अरे बहू, ये तो बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन माँ जी आपको पता है, ये देखिए 2 लोगों ने तो मुझे कपड़ा भी दे दिया और नाम भी, सेम टू सेम डिजाइन का ब्लाउज बना दो, और बदले में ये 2000 रुपए। हाथ में 2000 देखकर सास की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बहू, ये तो कमाल ही कर दिया। ये काम तो मैं कल तेरे ऑफिस जाने से पहले ही खत्म कर दूंगी। सच्ची माँ जी,
कैसे, इतनी जल्दी? अरे बहू, वो बस नाप है ना, उसी के आकार का काट काट कर डिजाइन ही तो देना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगले रोज बहू ऑफिस जाती है और फिर शाम को 2 ब्लाउज ले आती है। अरे बहू, क्या बात है, लेकिन इसकी डिजाइन। बहू फोन में सास को डिजाइन दिखाती है। अरे ये तो बच्चों वाला डिजाइन है, रुक अभी थोड़ी देर में ही दे देती हूँ। सास बहू को कपड़े सिलकर देती और बहू सास को रुपए। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए कपड़े, लेकिन इसकी सिलाई मैंने ज्यादा ली है। तो क्या है ना, हैवी काम है तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना आपको। अरे रहने देती बहू, मैंने कौन सी बुटीक खोली है। बहू को सास की बात में दम लगता है और वो कुछ सोचती हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी होती है कि उसकी ससुर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर फिजूल खर्ची। अरे तुम्हारे जैसी बेकार ना काम काज करने वाली औरत कब पैसे की कीमत समझेगी। क्या जरूरत थी ये मशीन खरीदने की। अरे वो मैंने EMI में ली है, आपको पता है ना कपड़े सिलने का कितना शौक है मुझे। हाँ तो क्या दर्जी बनोगी, लोगों को पकड़ पकड़ कर नाप लोगी। अरे कुछ तो शर्म करो। तभी बहू आ जाती है, उसके हाथ में चाबी होती है। माँ जी ये चाबी, मैंने चौराहे में आपके लिए बुटीक खोला है, पैसा लोन से लिया है तो काम करके आप चुका देना। और हाँ माँ जी, कल उद्घाटन है तो 11 बजे दुकान में पहुँच जाना, पूजा में आपको ही बैठना है। ये सुनकर ससुर जी आग बुबला हो जाते हैं। कहीं नहीं जाएगी ये, इस घर की औरतें बाहर नहीं निकलती। तू तो इंजीनियर है इसलिए तुझे इजाजत दे दी, लेकिन ये तेरी सास 4 अक्षर नहीं आते इसको। अरे रहने दे, क्यों पैसा बर्बाद करवा रही है। सास को डांटने की आदत ससुर जी को जो लग चुकी थी। सास बहू की ओर देखती है। तो माँ जी कल वक्त से तैयार रहना। ससुर जी आप ही तो माँ जी को कहते थे ना उन्हें पैसे की कदर नहीं है, तो अब वो खुद ही कमाने जा रही हैं। अरे और क्या पापा, देखिए मीना ने कितना अच्छा बुटीक खुला है माँ के लिए। अरे रहने दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, गंवार कहीं की। ससुर की रजामंदी ना होने के बाद भी सास काम करती है, लेकिन ससुर भी ससुर होता है। एक रोज सास देर से घर आती है। कहाँ घूम रही थी, या कोई वक्त है घर आने का। घर का ठेका क्या आप मर्द लेंगे। अब लगोगी रसोई में, क्योंकि तुम्हारी बहू रानी भी नहीं आई अभी तक। पापा आज बाहर से ही मंगवा लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम था, किसी की शादी का पूरा कपड़ा सिलना था। कल उन लोगों की ट्रेन थी, खुद बैठकर काम करवा कर गए हैं। बहू ये पैसे हैं आज के गल्ले के, ज़रा संभाल ले। ससुर देख रहा होता है कि कैसे कल तक जिस औरत को वो बुरा भला कहकर डरा कर रखता था, वो आज उससे ज्यादा कमा रही है। देखता है कितना दिन कमाती है। ससुर अब रोज कोई ना कोई ऐसा काम करता जिससे सास का काम बंद हो जाए। फिर एक दिन, हे भगवान 10 बज गया, बुटीक खोलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये मेरी साड़ी, इस पर ये क्या गिर गया, पता नहीं किसने क्या डाल दिया, अब क्या करूं। सास दोबारा अलमारी से दूसरी साड़ी निकालती है, फिर उसे प्रेस करती है और किसी तरह बुटीक पहुंचती है जहां पहले से ही कस्टमर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, लगता है काम चल गया तो मैडम के भाव बढ़ गए। पता है इस धूप में पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, पता होता तो वो बगल वाली शॉप में ही दे देते। अरे अरे माफ़ करिएगा, वो क्या हुआ ना, तैयार होकर निकल ही रही थी कि साड़ी में सॉस गिर गया। दोबारा साड़ी चेंज की तो आप आई। ठीक है, लेकिन अब आ गई है तो ज़रा जल्दी से कपड़े दे दो, हमें जाना है। सास को कस्टमर की बात बुरी लगती है, लेकिन क्या करती, वो जल्दी से सभी को सारा सामान देकर विदा करती है। सारा दिन काम करती है। वो निकल ही रही थी कि एक कस्टमर आती है। जी वो मेरी साड़ी है ना शादी की, उसका लहंगा बनवाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बनवा लो। शादी की साड़ी के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, परसों मेरी शादी की सालगिरह है तो ज़रा बना देना। अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ तैयार होता है शादी का लहंगा, कम से कम 4 दिन तो। देखिए आप 2 दिनों में जितना कमाती है ना, वो मैं आपको 1 दिन में दे दूंगी। बस मेरी ये शादी की साड़ी का लहंगा बना दीजिए। सास को भी अब पैसे की लालच आ जाती है। वो सोचती है कि वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है तो वो मैनेज कर लेगी। अब ठीक है, नाप दे दीजिए। औरत नाप देकर वहां से चली जाती है। सास सोचती है कि घर जाकर रात में काम करेगी। ये सोचकर वो उस औरत की शादी की साड़ी घर ले आती है। वाह, अब काम घर पर भी ले आ रही हो।
हाँ, लेकिन घबराइए नहीं, घर के काम में कोई असर नहीं होगा। सास घर का काम करती है, बहू के साथ खाना बनाती है, खिलाती है और फिर क्या बात है सासू माँ, बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आज। सास बहू को सारी बात बताती है। क्यों माँ जी, इतनी भी क्या मेहनत करना? अरे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि उस बेचारी औरत की इमोशंस की भी थी। ये उसकी शादी की साड़ी है ना। ससुर पास खड़ा सब सुन रहा था। अब देखो, बहुत काम करने का शौक है ना, कैसे भरे बाजार तुम्हारी दुकान खुद तुम बंद करोगी। जब सास पूरी रात काम करके सुबह लेटती है, मौका देखकर ससुर कैंची से साड़ी को काट देता है। अगली सुबह, चलो, कल आधा लहंगा सिला था, आज पूरा करके शाम को ही उसे उसका लहंगा सौंप दूंगी। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही लहंगा उठाती है, लहंगा तो फटा होता है। वहीं ससुर छुपकर सास को देख रहा था। हाय रे, ये किसने किया? ससुर छुपकर हंस रहा था। बहू देख लेती है और ससुर के पास जाती है। पिताजी, आपसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आप खुद ही दुकान बंद करेगी। ससुर वहां से चला जाता है। सास भी वहां आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति ने ही साड़ी पर कैंची चलाई है। लेकिन फिर शाम को, जी वो मेरा लहंगा तैयार हो गया? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार लहंगा पहन कर भी देख ले। औरत लहंगा पहन कर आती है और खूब खुश हो जाती है। अरे ये लहंगा है ना अंकल जी, कमाल का, आंटी जी ने बनाया है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। औरत सास को ढेर सारे पैसे देकर चली जाती है। लेकिन मैंने तो ये औरतों का फैशन है, कहीं से सिल दो या कहीं से काट दो, फैशन ही होता है। चलिए, शाम का खाना मेरी तरफ से, आज आपका जन्मदिन है ना, रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। अरे बहू रानी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, कोई काम भी नहीं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ? तभी मीना की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे मेरे घर का भी यही हाल है, बेटा ऑफिस और बहू कमरे में बंद, समय काटे नहीं कटता। लेकिन अब सच मानो तो वक्त ही नहीं है कि वक्त से रोटी भी खा लूं। अरे बहन, मुझे भी बता दे कौन सा जादू चलाया है, मैं भी अब जिंदगी के बचे कुचे दिन आराम से काट लूं। दीवारें देख देख कर तो बोर हो गई हूं मैं। रीना मीना को एक स्मार्टफोन देती है। ये ले, ये है वो छड़ी जो जादू करती है। इसमें मैंने तेरा फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, एंजल प्रिया के नाम से। बस अब यहाँ दोस्त बना और सबसे बातें कर। सास को पहले तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेती है। माँ जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। अरे तू जा, मैं खा लूंगी, अभी वक्त नहीं है। और सासू माँ मोबाइल में मुंह गड़ाए जवाब दे देती है। बहू समझ ही नहीं पाती और वहां से कमरे में चली जाती है। अचानक सास को किसी प्यारी पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे वाह, ये तो कोई प्यारी सी लड़की लगती है, बात करती हूँ। सास फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनाकर बात करने लगती है। अब क्या था, सास सारा दिन उस सहेली से बात करती, अपनी कहती, उसकी सुनती। एक दिन सास फोन पर ही सरगड़ाए, अरे बहू जरा मंदिर के लिए थाली सजा दे, आज कीर्तन है। बहू फोन पर किसी को मैसेज टाइप करते कहती है, माँ जी क्या है, अब मुझे क्या पता कि आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी होती है। तभी सास के पास कोई मैसेज आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं ही कर लूंगी। अब मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर देती हूँ मैं। अब मैंने भी बोला ना कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू वहां से चली जाती है। सास मंदिर पहुंचती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सास फोन पर लिखती है, अरे मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। वहां से रिप्लाई आता है, मैं आपकी बहू को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, हो सकता है आपने उसे ताने दिए होंगे या फिर उसका दिल दुखाया होगा। ऐसा करने पर बहुओं का मन ससुराल से हट जाता है। याद रखिए, बहू और बेटी में फर्क होता है।
सास घर जाती है और बहू से बड़े ही प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे गिफ्ट में साड़ी भी देती है। जिसके बाद अगले दिन, माँ जी चलिए आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ, आते वक्त भोले भैया के गोलगप्पे खाकर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो अच्छा है, चलो। सास मन में सोचती है कि उसकी फेक बुक वाली दोस्त कितनी अच्छी है। उसके समझाने से उसे उसकी बहू वापस मिल गई। वो बहू को अपनी दोस्त के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। बहू फोन पर टाइप करती है, मेरी सास मुझे नौकरानी समझती है, एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती। मन तो करता है कि बोल दूं मैं बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं। वहां से रिप्लाई आता है, देखो तुम्हारी सास को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो बुजुर्ग होंगी। पूरा जीवन उन्होंने घर गृहस्थी चूल्हा चौका में निकाल दिया। और फिर तुम ये भी मत भूलो कि जिस पति पर तुमको इतना गर्व है, उसे भी शिक्षा उन्होंने ही दी है। तो जिसने तुम्हें इतना दिया, क्या तुम उनकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती? बहू भी अगले दिन से सास का सारा काम करती, उनके पैर दबाती, उनका ख्याल रखती, उनके साथ घूमने जाती। एक दिन सास, बहू ये लो मेरा हीरे का हार। पहले तो सोचा था कि अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन आज जब मेरे हाथ पैर में दर्द था तो तुम मेरा साथ दे रही थी। समय पर खाना पानी देकर तुमने ही मेरा बुढ़ापे में साथ दिया। उसके हिस्से का बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन ये अब तेरा। बहू तो ये देखकर खुशी से उछल ही जाती है। वो सास को गले लगाकर कहती है, माँ जी आज सच में बहुत अच्छी है। भला हो उस एंजल प्रिया का जिसने मुझे आपसे वापस मिलवा दिया, वरना मैं तो हमेशा आपको गलत ही समझती। मैं तो सोचती थी काश वो एंजल प्रिया मेरी सास होती। क्या नाम लिया बहू? एंजल प्रिया तेरी फेक बुक फ्रेंड है? हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे बताया कि सास की कीमत क्या होती है। अरे बहू, कहीं तू प्यारी पिंकी तो नहीं? जी माँ जी, मैं ही हूँ प्यारी पिंकी। क्यों? सास बहू को गले लगाकर कहती है, मैं भी यही सोचती थी कि काश प्यारी पिंकी मेरी बहू होती। शुक्रिया बहू। सासू माँ, शुक्रिया तो हम दोनों को फेसबुक और सोशल मीडिया का करना चाहिए, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से दिल से मिला दिया। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे थे, सच में तो वो उनके घर में ही थी। सासू माँ, आप कल अरे बेटा, मुझे व्हाट्सएप ही कर दे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ लूंगी। बाय। हाँ, ओके बाय बेटा। सास वहां से चली जाती है। बात तो सुनिए। बहू को हकलाने की आदत थी और सासू माँ को जल्दी में काम करने की। ऐसे में कई बार जब बहू सास से कुछ बोलती तो सास अनसुना कर देती और किसी और काम में लग जाती। माँ जी, सामान लाना है बाजार से। अरे क्या क्या लाना है? मैं जाऊंगी ना शाम को तो ले आऊंगी। साबुदाना? नहीं। हे राम, अरे जल्दी बोलना क्या लाना है? झाग वाला साबुन? अच्छा ठीक है, लेकर आऊंगी। झाग देने वाला साबुन ले आऊंगी बस। झाड़ू लाना। अच्छा, और बता। और सब ठीक। अरे हाल नहीं पूछ रही हूँ, सामान में और क्या लाना है ये बता। सॉस? अरे सॉस तो रखा है ना। सॉरी। अरे बेटा, ये हालचाल और सॉरी की बात बाद में कर लेना, अभी बस सामान क्या लाना है ये बता दे। माचिस? मटर? नहीं। मसाले? अरे अरे मटन? अरे बेटा, अपने घर में मटन कहाँ बनता है? बहू सास की पीठ पर एक लपड़ मार देती है।
अरे ये क्या बहू, बदतमीज कहीं की। मच्छर था पीठ पे। हाँ, अच्छा है कि गाल पे नहीं था बहू। बाकी सामान माँ जी। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मैं खुद किचन में जाकर देखाऊंगी कि क्या क्या सामान लाना है। सास बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर पम्मो आंटी आ जाती है। सास घर के बाहर रहती है। सास को पम्मो आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। बहू पम्मो आंटी की ये बात जानती है और वो सोचती है, सासू माँ को बोल देती हूँ कि पम्मो आंटी आई है तो बाजार में ही घूम लेंगी। अगर पम्मो आंटी के जाने से पहले सासू माँ आ गई तो पम्मो आंटी उनसे कुछ न कुछ मांग लेंगी या बाजार से आने वाला सामान अपने साथ ले जाएगी। बहू बाजार से वापस लौट रही सास को दूसरे कमरे में जाकर फोन लगाती है। हेलो, आप बोल बहू। हेलो माँ जी। अरे जल्दी जल्दी बोलना, घर ही आ रही हूँ, कुछ और लाना है क्या? नहीं। नहीं? अरे फिर फोन क्यों किया? आप घर? हाँ, घर ही आ रही हूँ। हाँ सा नी प म ग रे सा। बेटा इनके आगे भी तो कोई सुर लगा। घर घर में? घर ही आ रही हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। बहू सोचती है, हे भगवान, सासू माँ को बिल्कुल सब्र नहीं है पूरी बात सुनने का। कुछ न कुछ तरकीब लगा के पम्मो आंटी को घर से बाहर करना ही पड़ेगा इसके पहले कि सासू माँ आ जाए, वरना जो भी बनिया का सामान आ रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो लेकर ज़रूर जाएंगी पम्मो आंटी। आंटी, मुझे कहीं जाना है। अरे वाह, मैं भी सोच रही थी, मैं भी चलती हूँ। अकेले? अरे नहीं नहीं, अकेले क्यों जाओगी, तेरे साथ चलूंगी ना मैं। मुझे अकेले जाना है। बहू पम्मो आंटी को घर से भेजने की जुगाड़ जमा ही रही होती है। इतने में सास घर पर आ जाती है। अरे वाह, सास भी आ गई तुम्हारी। अरे बहू, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो तुम्हारी सास के लिए गाना गाती। पास मेरे जब घर सास आई तो मुझे सास आई, मुझे सास आई। सास पम्मो को देखकर घबरा जाती है। अरे पम्मो जी। अरे तुम भी हकला गई मुझे देखकर। और ये बैग में क्या लेकर आई हो, जरा दिखाओ तो। बस बहू और सास देखते रह गए और आधे से ज्यादा चीजें पम्मो जी ने अपने लिए पसंद कर ली और घर लेकर गई। बाद में बहू ने बताया कि उसने सास को कॉल इसीलिए किया था ताकि वो घर ना आए, वरना पम्मो आंटी सामान ले जाएगी। सास को बहू की पूरी बात नहीं सुनने पर बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा: बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सब्र और सहनशीलता से सभी बात सुननी चाहिए, वरना फिर जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। कवि सम्मेलन देख देख के घर की शीला देवी को शेरो शायरी का बुखार चढ़ गया था। अब वो सीधे मुंह किसी को जवाब ही नहीं देती थी। उनके पति और उनका बेटा तो काम करने घर से बाहर चले जाते थे और उनकी शायरी झेलनी पड़ती थी बहू रेणु को। अब सास बोलती नहीं, अर्ज करती थी। संदूक पे रखी संदूक, संदूक में रखे झुमके, बहू झुमके निकाल के दे मेरे, कहाँ लगा रही है ठुमके। माँ जी, झुमके तो आपके निकाल दूंगी मैं, लेकिन आपके दिमाग से ये शायरी का भूत कैसे निकलेगा? छोटे लोग नहीं समझेंगे, शायरी है शौक बड़ा, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में मत टांग अड़ा। शौक अलग बात है, लेकिन हर चीज में अपना शौक डाल देने से जग हसाई हो सकती है सासू माँ। अरे मैं हूँ एक नंबर कलाकार, कोई ऐसी वैसी बला नहीं,
तुम घर के कामों में उलझी समझोगी मेरी कला नहीं। ठीक है माँ जी, आप नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लाओ मैं आपके झुमके ही निकाल कर दे देती हूँ। बहू सास के झुमके निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। शाम को बहू अपने पति से शिकायत करती है। सुनिए जी, आप माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाना है माँ को? अरे अपनी शायरी थोड़ी कम करे ना। अरे तुमको उनकी शायरी से क्या दिक्कत है? अरे मुझे नहीं, पर पड़ोस में सब लोग हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन शीला जी तो शायर हो गई हैं। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों की बातों का क्या टेंशन लेना। अरे वाह, मैंने भी शेर कह दिया। वाह 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 वाह। देख लो, तुमसे किसी ने कहा नहीं और तुम्हारे सामने कोई माँ की बुराई नहीं करता तो तुमको फर्क नहीं पड़ रहा। अरे तुम खामखा की बात का बतंगड़ बना रही हो। चलो चाय बना कर ले आओ मेरे लिए, साथ पियेंगे, कोई ढंग की बातें करेंगे। रेणु चाय बनाने लगती है। पहले वो अपने पति को चाय देती है, फिर सास को और आखिर में अपने ससुर को। लेकिन वो देखती है कि ससुर जी कुछ परेशान से हैं। क्या हुआ ससुर जी, कोई बात हो गई है क्या? और तेरी सास बात बात पे शायरी करती है। कल मैंने पूछा कि खाना खाया तो तेरी सास ने क्या जवाब दिया पता है? अरे गलती की और आरोपी ने कोड़े खा लिए फटाफट, खाना तो नहीं पर पकोड़े खा लिए झटाझट। अब बता क्या जवाब दूं इस बात का? वो तो सभी से शायरी में ही बात कर रही हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। बेटा उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं तो आम बातचीत में भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, शायरी में क्या बोलूंगा भला। ससुर ने जैसे ही कहा कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, बहू को ये बात जच गई। अगले ही दिन वो शायरी की कुछ किताबें लेकर आई और शायरी की प्रैक्टिस करने लगी ताकि सास को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। उसने दिन रात एक कर दिए। एक दिन सब साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी रेणु सबके लिए बिरयानी बनाकर लाती है, लेकिन सास को बिरयानी भाती नहीं। कौवा करता काऊ काऊ, चिड़िया बोलती ची ची, इतना खराब बिरयानी बनाई है कि मुंह से निकले छी छी। बस इसी मौके का तो बहू को इंतजार था, क्योंकि अब बहू सास को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थी। माँ जी, हमको अपनी ये बेकार शायरी ना सुनाइए, जैसी भी बनी है बिरयानी चुपचाप खाइए। ससुर जी और रेणु के पति ने रेणु का जवाब सुनते ही जोर से ताली बजाई और सास ने जब रेणु का शायराना जवाब सुना तो उनके गले में बिरयानी अटक गई। बहू ने एक और शायरी का तीर छोड़ा। शायरी में बहू के सामने सास हो जाएगी ढेर, क्योंकि सास मारेंगी एक शेर तो बहू मारेगी 1.25 शेर। सास को छोड़ के सब वाह वाह करने लगते हैं। आज पहली बार सास को नहले पे दहला मिला था और रेणु ने सास का मुंह चुप करा दिया था। अगले दिन रेणु का पति उससे कहता है, अरे वाह, तुमने तो माँ की बोलती ही बंद कर दी, मजा आ गया। अब मेरे लिए कुछ बना दो, खाकर मैं काम पर चला जाऊं। शायरी ही है मेरा जीवन, वही करूंगी जी भर के, नौकरानी रख लो कोई, काम नहीं करूंगी मैं घर के। अरे तुम क्या माँ जैसी हरकतें करने लगी, सीधे सीधे बात करो ना। हो गई कल शायरी, रोज थोड़ी ना करोगी। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दो, जो मुझे शायरी से रोके उसके कान मरोड़ दो। पति घबराकर वहां से चला जाता है और बाहर उसके पिताजी के पास जाकर बैठ जाता है। दोनों अपनी बीवियों की शायरी से परेशान है। ससुर को पछतावा होता है कि क्यों उसने बहू को सास की भाषा में ही जवाब देने का आइडिया दिया। अब तो घर में 2 शायर हैं। दोनों एक साथ दुखी स्वर में कहते हैं, हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है, क्या बताएं, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। हम दोनों की ही बीवियां जब से शायर हो गई है,
क्या बताए, जिंदगी एक फटा हुआ टायर हो गई है। बहू वर्षा हर काम में बहुत तेज थी, वहीं छोटी बहू हर्षा हर काम आराम से करती। वर्षा को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वो बात बात पर हर्षा को ताना मारा करती। एक दिन वर्षा किचन में खाना बना रही होती है और हर्षा से कहती है, देवरानी जी, इतना धीमे धीमे खाना बनाओगी तो लोग भूख से मर जाएंगे। पिछले जन्म में कछुआ थी क्या? मेरा तो पता नहीं, आप बहुत तेज हो। आप पिछले जन्म में घोड़ा थी क्या? वर्षा आराम से चली जाती है। खाना खाने के बाद वर्षा का पति गौतम, हर्षा का पति लोकेश और उनके माता पिता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास कहती है, अरे रामायण लगा दो हर्षा। हर्षा धीरे धीरे चैनल बदलती है। जब तक रामायण के चैनल पर पहुंचेगी रावण मर भी चुका होगा। हाँ बेटा हर्षा, जल्दी लगा देना, राम भगवान के दर्शन कर लूं। जी लगा तो रही हूँ। इतना स्लो? सासू माँ इतने में तो अयोध्या जाके राम भगवान के दर्शन कराएंगी। सब वर्षा की बात पर हंसने लगते हैं। वर्षा हर्षा के हाथ से रिमोट लेकर रामायण लगा देती है। हर्षा बुरा नहीं मानती और वो भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। एक दिन हर्षा खाना खा रही होती है, तभी वर्षा वहां आके कहती है, अरे कितना धीमे धीमे खा रही हो, इतने में तो शादी में 100 लोग खाना खा लेते। आधे घंटे से खाना खा रही हो तुम। अरे खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ हाँ, आप तो चबा के भी खाती हो और दबा के भी। अरे आपको मेरे धीरे खाने से दिक्कत है या ज्यादा खाने से? अरे आप धीमे खाओ या ज्यादा खाओ मुझे क्या, बस मैं ये कहने आई थी कि सुबह कुछ मेहमान आ रहे हैं, जल्दी उठ के खाना बना लेना, देर मत करना। साथ में बनाते हैं ना। तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो स्पीड को 5वें गियर से पहले गियर पर ले आना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तेज रफ्तार पर भी असर पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी तरह हौले हौले काम करने लगूंगी सब। ठीक है, मैं पराठे बना लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। आप चपाती बना लेना और दाल बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर अलग अलग ही बनाएंगे। अगले दिन हर्षा जल्दी उठ के काम करने लगती है और वर्षा सुबह उठ के ये सोच के वापस सो जाती है कि काम तो वो तेज कर ही लेती है। अगर थोड़ी देर सो भी जाएगी तो भी हर्षा से पहले तो काम निपटा ही लेगी। हर्षा बेटा, आज भगवान के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। हाँ, मेहमान आने ही वाले हैं। जी हाँ माँ, आटा गूंद लिया है, आलू उबल रहे हैं, पराठे बनाने ही वाली हूँ, फिर सब्जी भी बना लूँगी। इतने में ही वर्षा वहाँ आ जाती है। माँ जी, मेरा तो आप टेंशन ही मत लो, अभी उठी हूँ, लेकिन देखना खाना फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दूंगी। इतने में ही मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए आइए, खाना बन ही रहा है, चाय बनवा लेती हूँ पहले आपके लिए। सास किचन में आती है। वर्षा, वो लोग आ गए, चाय बना दे जल्दी से। हर्षा को नहीं बोल रही क्योंकि वो तो सुबह की चाय देने में शाम कर देगी। चाय बन भी चुकी है माँ जी। वर्षा तेज ही नहीं, सबसे तेज है। आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। वर्षा मेहमानों के सामने चाय लेकर जाती है। ये हमारी बहू है वर्षा, तेज वर्षा कहते हैं इसको। हर काम में इतनी तेजी रखती है जैसे मिल्खा सिंह भाग रहा हो। अरे वाह वाह, फिर तो खाना भी जल्दी मिलेगा हमको। हाँ हाँ, आप चाय नाश्ता खत्म कर लेंगे, उसके पहले ही वर्षा जल्दी से स्वादिष्ट खाना भी लेकर आ जाएगी। वादा तो कर लिया जल्दी खाना देने का। आपकी चपाती भी नहीं बनी और दाल भी नहीं उबली। फिर भी तुमसे पहले काम खत्म हो जाएगा मेरा। तुम्हारी तरह नहीं हूं, घड़ी की सबसे पतली सुई की जैसे धीमे 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 काम करती हो तुम।
बस वर्षा अपने तेज हाथों से दाल कुकर में चढ़ाती है और आटा निकाल के गूंथने लगती है। थोड़ी देर में कुकर की तेज सीटी बजती है और वर्षा का हाथ डोल जाता है। आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है। अरे रे, आटा तो ज्यादा गीला हो गया। वर्षा जब रोटी बेलने लगी तो एक भी रोटी गोल नहीं बन रही थी। कोई रोटी श्रीलंका के नक्शे जैसी थी तो कोई रोटी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनती। वर्षा चिढ़ जाती है। कुकर फिर से जोर से सीटी मारता है। सास बाहर से आवाज देती है, वर्षा बेटा, आज स्पीड थोड़ी कम लग रही है, टाइम और लगने वाला हो तो बता दो बेटा। वर्षा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि कभी उसकी तेजी पर कोई सवाल उठेगा। वहीं हर्षा धीमे धीमे अपना काम करती रहती है। वर्षा दाल बनाते वक्त भी इतनी घबरा जाती है कि जल्दबाजी में दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है। वर्षा का खाना फिर भी हर्षा से जल्दी तो बन जाता है और जब खाना मेहमानों के सामने लगता है तो सब हर्षा के खाने की तारीफ करते हैं। अरे पराठे तो कमाल की बनी है और सब्जी भी। बस दाल में नमक थोड़ा इधर उधर हो गया है। वर्षा को बहुत शर्म आती है और वो नीचे सर करके खड़ी रहती है। तभी हर्षा कहती है, वो ना मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई और नमक ज्यादा हो गया, पर पराठे तो वर्षा भाभी ने ही बनाए हैं, इसीलिए तो अच्छे बने हैं। वर्षा ने कभी नहीं सोचा था कि हर्षा के काम की इतनी तारीफ होगी, लेकिन वो उसका यश वर्षा को दे देगी। मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, तुम्हें अभी से बता देता हूँ। वो तो तू कर ले, लेकिन कोई हीरोइन तुझसे क्यों शादी करेगी भला? पापा के करोड़ों रुपए देखकर। अरे तो पैसे मेरे हैं, मैं ही कर लेता हूँ किसी हीरोइन से शादी जो मेरी उम्र की हो। हाँ हाँ, अब यही दिन आ गए हैं ना, तुम बाप बेटा शादी करो और मैं चली घर से। सोचा था बुढ़ापे में बेटे की शादी करके बहू से खूब सेवा लूंगी, लेकिन कहाँ, यहाँ तो बाप और बेटा दोनों हीरोइन लाने की सोच रहे हैं। अब रोहन कहाँ मानने वाला था, वो तो घर ले ही आता है एक हीरोइन। अरे तुलसी, ये तो तुलसी है ना बेटा? आय हाय, टीवी में तो बड़ी सुंदर लगती है, सामने ये कैसी झुर्रियां दिख रही हैं, और ये इतना परफ्यूम क्यों लगा रखा है? अरे माँ, वो इन लोगों का मेकअप कर करके ऐसा चेहरा हो जाता है। मेरा नाम तुलसी नहीं अलीशा है। हैं? कौन जात की हो बहू? विदेशी हो क्या? देखिए, मेरे पापा पर्शियन थे, वो अमेरिका में बस गए थे। मेरी माँ वैसी तो भारत से थी, लेकिन ओह रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, किसी और दिन तुम्हारे मम्मी पापा का टूर प्लान सुन लेंगे हैं। खैर, अलीशा घर की बहू बन जाती है। एक दिन सुबह सास जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। सभी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? अरे भूत है वहाँ, मैंने देखा। तब वहाँ से अलीशा निकल कर आती है, भूत के भेष में, खुले बाल, सफेद साड़ी। ओ सास माँ, थैंक्स, आप डर गई, वरना मेरे देखने वालों को भी मेरा ये रूप पसंद आएगा। यही एक कलाकार की असली कमाई है। अरे अलीशा, माँ हार्ट की पेशेंट है, ये क्या कर रही हो? ये मेरे आने वाले सीरियल की कहानी है, तो मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा सासू माँ, थोड़ी सी हल्दी में चंदन, चावल का पाउडर और हाँ एलोवेरा जेल डालकर जरा तैयार कर दीजिए ना। अरे क्यों, इससे क्या बनेगा? फेस पैक जानू। अलीशा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन रात के 2 बजे घर की घंटी बजती है। हे भगवान, आजकल चोर भी क्या बेल बजा कर आते हैं, देखो तो कौन है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहुत से लड़के लड़कियां खड़े होते हैं और बहू सज धज कर आई होती है। अरे बहू, रात के 2 बजे कहाँ से आ रही है? अरे माँ, 2 बजे ही तो पार्टी का वक्त होता है, जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए ना। ये बोलकर बहू उन लोगों से बातें करने लगती है। अरे मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ तुमसे तो मैं कल बात करती हूँ। अगले दिन सबके सामने बहू,
इन्होंने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये तो अच्छा है कि बात मीडिया में नहीं आई, वरना तो मेरे हाथ से ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता। अरे लेकिन अलीशा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। तो क्या मैं पार्टी नहीं करूं? अपने सारे शौक खत्म कर दूं? अरे एक एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है। अरे बेटा, हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक। हम तुम्हारे साथ है, लेकिन बेटा जो गलत है वो तो गलत है ना। ये बोलकर सास ससुर वहां से चले जाते हैं। यार, गलती कर दी मैंने आम लोगों से शादी करके। तभी अलीशा की सहेली, जो कि उसी की तरह सेलिब्रिटी थी, वो वहां आती है। हाय, कैसी हो मैरी? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। तेरी तो बड़े सीरियल देखने को मिल रहे हैं, शादी के बाद भी कैसे मैनेज कर लेती है? क्यों, इसमें क्या है? मेरी सास है ना, वो पूरा घर संभालती है और मेरे लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं है। पर तुझे क्या हुआ? तो तू गायब ही हो गई शादी के बाद। हाँ यार, तू तो जानती है ना, मैंने राजा की बारात वाले हीरो रियल कुमार से शादी की थी। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तेरी सास भी तो हीरोइन है ना? हाँ यार, उनके ही फैशन पार्टी और शूट नहीं रुकते। बच्चा होने से पहले तक तो मैंने काम किया, लेकिन अब बच्चे के बाद ना मुश्किल है सब। तभी वहाँ अलीशा की सास चाय लेकर आती है। अरे तू तो मक्खी बनी सिमरन की हीरोइन है ना, मैं बड़ा देखती थी तेरा सीरियल, लेकिन ये क्या हालत बना ली है। मक्खी बनकर तो तू बड़ी ही प्यारी लगती थी। नमस्ते आंटी, आप चाय लेकर आई हैं? वाह आंटी, मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। अरे तो जो अपने लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी ना नौकर चाकर होते हैं। अच्छा, तुम दोनों सहेलियां बात करो, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन, सासू माँ, आज मेरा इंटरव्यू लेने कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं, प्लीज आप देख लेना उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ठीक है बेटा, फिक्र मत कर। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं। कैमरा लग जाता है और अलीशा के पीछे खड़ी हो जाती है अलीशा की सास। अरे ये पीछे आंटी जी कौन है? आंटी जरा हटिए। अरे कहाँ चांद में दाग सा लगा रही है। सास को कैमरामैन की बात अच्छी नहीं लगती, वो अलीशा समझ जाती है। माफ करना, वो गलती से। वो वहां से निकल ही रही होती है कि अलीशा सास का हाथ पकड़ लेती है। सास को हैरानी होती है, ये मेरी सास है, कोई दाग नहीं। आज जो आप मेरी चमक देख रहे हैं उसे रोशनी यहीं से मिलती है। अरे मैम, कहाँ बुरा मान रही है छोटी छोटी बात का। आपको तो पता है हमारे चैनल में इंटरव्यू के बाद आपका करियर और चमक जाएगा। करियर से ज्यादा जिंदगी का चमकना जरूरी है, जो मेरे परिवार के साथ ही है। और हाँ, ये स्क्रिप्ट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से।